मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर, भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है पेशवाई मराठों के मतलब पेशवाओं के शासनकाल को देखेंगे कि मराठों में किस तरीके से जो है पेशवाई शासन सत्ता स्थापित होती है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मराठा साम्राज्य बनाया था और उसकी जो है सीमा कितनी विस्तृत हुई वो आज हम लोग पेशवाओं के समय में देखेंगे। ठीक, तो अब अभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ा, शिवाजी को देखा और शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखा। शिवाजी के उत्तराधिकारी में कौन कौन थे? संभाजी थे, राजाराम, दो बेटे थे संभाजी और राजाराम। उसके बाद में राजाराम की पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर के जो है उसके संरक्षण में बैठती है ताराबाई, और ताराबाई के बाद में साहू आ जाता है जो कि मुगल सत्ता से उसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। वहाँ करके फिर साहू सत्ता पर बैठता है और साहू 1749 ईस्वी तक छत्रपति रहता है और उसके समय से ही पेशवाओं का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम लोग पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से पेशवाओं ने मराठा शक्ति को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। तो पेशवाओं के क्रम को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पेशवा, हालांकि पेशवा तो पहले से भी होते थे, शिवाजी के समय से उन्होंने जो है अष्टप्रधान की नींव डाली थी ना शिवाजी ने। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा भी था, सबसे मुख्य व्यक्ति पेशवा था शिवाजी के बाद में, मतलब छत्रपति के बाद में। लेकिन छत्रपति उस समय इतना पावरफुल थे कि पेशवा वगैरह का नाम नहीं चलता था। तो इसलिए इतिहास में अगर कभी भी प्रश्न आए कि प्रथम पेशवा कौन था, तो वो साहू जी ने के समय से ही शुरू होता है। साहू जी के समय से ही शक्तिशाली शुरू होता है प्रथम पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ क्या थे? प्रथम पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ का समय क्या रहता है? 1713 से लेकर के 20 तक। और दूसरे आते हैं बाजीराव। बाजीराव तो भूलना ही नहीं, बाजीराव प्रथम, क्योंकि एक बाजीराव बाद में फिर आता है। तो बाजीराव प्रथम, और इनका समय रहता है 1720 से 40 तक। बाजीराव मस्तानी। अब आज मराठा पढ़ करके तो 2 मूवी देखना, 2 पिक्चर देखना मराठा, जब हम पूरा करा देंगे। तो पहला तो बाजीराव मस्तानी देखना, ठीक है, और दूसरा पानीपत देखना, जिसमें संजय दत्त जो है अहमद साहब दाली का रोल शायद कर रहा है। तो पानीपत देखना, इसको मतलब इतिहास पढ़ने के बाद मूवी देखोगे तो देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाएगा। और बाजीराव के बाद में इन दोनों को नाम को मिला देंगे तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। ठीक, इसका बेटा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर के 1761 तक पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तब तक रहते हैं। ठीक, और इनको नाना साहब भी कहते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब, एक नाना साहब यहाँ होते हैं और एक नाना साहब होते हैं लास्ट में, जो 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। ठीक, हाँ, वो भी नाना साहब ही के नाम से ही प्रचलित थे, लेकिन ये नाना साहब अलग हैं। और चौथे नंबर के जो पेशवा होते हैं वो होते हैं माधवराव। कौन होते हैं? माधवराव। ये भी प्रथम होते हैं, माधवराव प्रथम। इनका भी समय होता है 1761 से लेकर के 1772 तक, 1772 तक। माधवराव के बाद में होते हैं आपका नारायण राव। माधवराव के बाद में नारायण राव होते हैं, और नारायण राव 1772 से 1773 तक। और इसके बाद में होता है राघोबा या राघोबा भी कहते हैं, या इसको रघुनाथ राव, जो कि इन लोगों का चाचा था, और इसने नारायण राव की हत्या करके जो है ये बनता है। तो 1773-74 में ये रहता है, 1773 और 74, बहुत कम समय के लिए। और हाँ, और इसके बाद में रघुनाथ राव के बाद में आ जाते हैं आपके माधवराव द्वितीय। कौन आ जाते हैं? माधवराव प्रथम आ चुके हैं, तो माधवराव द्वितीय आएंगे। माधवराव द्वितीय जो कि 1774 से लेकर के 1796 तक, ठीक है। और 8वें नंबर पे आते हैं बाजीराव द्वितीय।
तो सबसे अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड, जो 1796 से चलते हैं 1818 तक। और 1818 में जो है पेशवाई ख़त्म करके अंग्रेज़ जो है क्या कर देते हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं मराठा साम्राज्य पर। तो इस तरीके से ये क्रम है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार आप लिख करके पढ़ोगे बस याद हो जाएगा। बालाजी, क्योंकि इसमें से प्रश्न आ जाता है क्रम लगाने के लिए। पेशवाओं में क्या प्रश्न आता है, क्रम लगाने के लिए। उल्टा सीधा दे देगा क्रम, फिर सीधा पूछेगा सीरियल से क्या क्रम है। 4 दे दिए नाम, 8 नाम दिए हैं, इनमें से 4 का दे देगा। पहले दे देगा माधवराव, फिर दे देगा बाजीराव, फिर दे देगा जो है आपका नारायण राव, कहेगा क्रम से लगाओ। तो आपको एक सीरियल याद होना चाहिए, तभी क्रम से लगा सकते हो। तो पहला है बालाजी विश्वनाथ, और ये 3 महत्वपूर्ण हैं, ये 3 तो जरूर याद रखो इनका क्रम, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा है बाजीराव, मस्तानी के नाम से याद रख लो, दूसरे नंबर पर मस्तानी के साथ बाजीराव आ जाता है, और तीसरे नंबर पर इन दोनों का नाम जोड़ देना है, बालाजी बाजीराव। अब ये मतलब ये दोनों महान थे, तो दोनों की महानता को मिक्स कर दिया, इनके पिताजी ने नाम रख दिया कि हमारा भी नाम जुड़ेगा और जो है दादा का भी नाम जुड़ेगा, बाबा का भी, तो बालाजी बाजीराव दोनों के नाम जोड़ देते हैं। तो ये भी एक जो है महान पेशवा हुआ है, और सबसे ज़्यादा इसी के समय साम्राज्य का विस्तार होता है। और इसके बाद माधवराव फर्स्ट आता है, ये भी जो है इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, और इसके लिए इतिहासकार कहते भी हैं इसका लक खराब था, जल्दी मर गया था। अगर कम उम्र में मरा नहीं होता तो मराठा साम्राज्य को ये बहुत आगे ले जाता, और शायद हो सकता है अंग्रेज़ों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता यहाँ से। अगर हालांकि उस समय अंग्रेज़ इतना शक्ति वहाँ पर नहीं थे, अंग्रेज़ तो इन माधवराव और बाजीराव द्वितीय के समय में आते हैं, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक। इसके बाद में माधवराव के बाद में नारायण राव कुछ समय के लिए आता है, और रघुनाथ राव कुछ समय के लिए आता है। उसके बाद माधवराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय सबसे लास्ट। तो सबसे अंतिम पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय, और सबसे पहला पेशवा कौन सा है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ सबसे फर्स्ट पेशवा है। तो प्रश्न यहाँ से आता है छोटी छोटी परीक्षाओं में कि प्रथम पेशवा का क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ, और आखिरी पेशवा का नाम बाजीराव सेकंड। अब इनको हम लोग बारी बारी से निपटाएंगे, किस तरीके से इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बालाजी विश्वनाथ, देखो उस समय बात है जो है 1707 ईस्वी में साहू जी छूट करके आ जाते हैं, कहाँ से, मुग़ल सत्ता से साहेब बेखबर छोड़ देता है, मुअज्जम छोड़ देता है 1707 ईस्वी में। किसको, शिवाजी नहीं, साहू जी को। किसको छोड़ देते हैं, साहू जी को मुक्त कर देते हैं, और साहू जी आकर के जो है युद्ध करते हैं, किससे, ताराबाई से। कौन सा युद्ध होता है, खेरा का युद्ध, खेरा का युद्ध या खेड़ा का युद्ध, ठीक है, खेरा का युद्ध होता है ताराबाई के साथ में। और 1708 ईस्वी में ये जो है साहू जी सतारा की गद्दी पर बैठ जाते हैं, सतारा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो 1708 से विश्वनाथ जी का, बालाजी विश्वनाथ जी की कहानी शुरू होती है, क्योंकि 1713 खेरा के युद्ध में साथ दिया था किसका, ताराबाई के खिलाफ जो है किसका साथ दिया था, साहू जी का। किसने दिया था, बालाजी विश्वनाथ ने। तो बालाजी विश्वनाथ जो है यहाँ पर पुरस्कृत किए जाते हैं, किसके द्वारा, साहू महाराज के द्वारा, छत्रपति साहू जी के द्वारा। और छत्रपति साहू जी बालाजी विश्वनाथ को सेना करते की जो है पदवी देते हैं, सेना करते अर्थात सेनापति बनाते हैं अपना, जो है अपने सतारा के सेनापति किसको बनाते हैं, सेना करते किसको बनाते हैं, बालाजी विश्वनाथ को। और 1713 ईस्वी में इनको क्या बनाते हैं, पेशवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेशवा बनाते हैं, और कहते हैं अब हम जो है सतारा में बैठेंगे और तुम अपना, और पेशवाई कहाँ से चलती है, पूना से चलती है। पेशवा लोग जो एक ब्राह्मण थे वो कहाँ रहते थे, इस समय पूना में रहते थे। तो पूना से ही पेशवाई शासन संचालित होता है। तो पेशवा 1713 से पेशवाई शुरू हो जाता है, और इनका कार्यकाल रहता है 1720 तक, इसका बालाजी विश्वनाथ का। तो इनके समय की 2-3 कुछ घटनाएं हैं, जैसे मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है, इनको द्वितीय प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये याद रखना, मराठा साम्राज्य का द्वितीय प्रवर्तक मतलब स्थापित करने वाला। पहला प्रवर्तक किसको कहा गया है, शिवाजी को। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को स्टेब्लिश किया, लेकिन सेकंड प्रवर्तक कौन होता है, बालाजी विश्वनाथ। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि ये उस समय दिल्ली में फर्रुख सियर की शासन सत्ता रहती है। दिल्ली में कौन बैठता है, मुगल बादशाह
फर्रुखसियर। तो और फर्रुखसियर दिल्ली में जो है इस समय जो है दलबंदी चल रही होती है। वहाँ पर सैयद बंधु नामक जो है दो भाई रहते हैं जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। तो दिल्ली की दलबंदी का, गुटबंदी का फ़ायदा उठाते हैं कौन? बालाजी विश्वनाथ। और दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में सैयद बंधुओं की जो है क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और वहाँ पर इन्होंने दिल्ली जो है एक समझौता किया, दिल्ली संधि की। कौन सी संधि की? दिल्ली की संधि की। तो 1719 ईस्वी में एक संधि होती है, दिल्ली की संधि। और दिल्ली की संधि के तहत इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया कि मराठा साम्राज्य को जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत में दिल्ली मुगल सम्राट से जो है एक स्टाम्प लगवा लिया कि मराठा साम्राज्य हमारा भारत में स्वतंत्र साम्राज्य है। और दिल्ली केंद्रीय सत्ता थी उस समय। दिल्ली कौन सी सत्ता थी? केंद्रीय दिल्ली में मतलब केंद्रीय सत्ता मुगलों की थी। अब मुगल अगर स्टाम्प लगा दें किसी राज्य के लिए कि तुम जो है स्वतंत्र शासक हो हमारे देश के, भारत के, तो फिर ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। तो बालाजी विश्वनाथ ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? फर्रुखसियर से स्टाम्प लगवा लिया 1719 ईस्वी में। किस चीज़ की? कि मराठा साम्राज्य भारत में एक स्वतंत्र राज्य है। तो इनके समय की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और इसी को कुछ इतिहासकार कहते हैं मराठों का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मराठों का मैग्ना कार्टा। तो याद रखना, मराठा मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है? मराठा मैग्ना कार्टा दिल्ली संधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिल्ली संधि से संबंधित है। और कब की घटना है? 1719 की घटना है। और किसके किसके शासनकाल की है? बालाजी विश्वनाथ और फर्रुखसियर। कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर से दिल्ली। अब ये यहाँ पर जो है इसको अंग्रेज भी मैग्ना कार्टा लेते हैं। किससे? फर्रुखसियर से। अंग्रेज भी लेते हैं ना, मैंने पढ़ाया था पहले। अंग्रेज भी मैग्ना कार्टा लेते हैं। और फर्रुखसियर के समय के दो मैग्ना कार्टा होते हैं, एक मराठों का मैग्ना कार्टा और दूसरा अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है, बस इतना ही है इनके समय का। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पेशवा बाजीराव। बाजीराव जो कि इनका पुत्र था, किसका? बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जो है बाजीराव। अब बाजीराव पढ़ करके बाजीराव मस्तानी आप मूवी देखना। अरे मस्तानी लिख दे रहा हूँ, नहीं मस्तानी नहीं है, बाजीराव प्रथम है। कौन है? बाजीराव प्रथम है। मस्तानी तो ऐसे ही मूवी बना दी गई है, ज़्यादा कुछ इनसे जो है वो नहीं था। अब देखो इनको हम लोग मानचित्र से समझेंगे, बाजीराव को किस तरीके से ये शुरुआत करते हैं। सतारा का ये समय है 1720 में इनके पिताजी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। अब सतारा में दरबार सजा हुआ है। सतारा में दरबार सजा हुआ है। सतारा यहाँ है। और सतारा में कौन बैठा हुआ है? साहू महाराज। कौन बैठा हुआ है? साहू महाराज। और दरबार में बात उठती है कि अब अगला पेशवा कौन होगा। तो इसमें कोई मतलब यहीं से पेशवाओं का पद वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत मतलब जो पेशवा है उसी का बेटा, उसी के परिवार के लोग क्या बनेंगे? पेशवा बनेंगे। तो सतारा में जो है पहुंचते हैं कौन? बालाजी के बेटे बाजीराव। बालाजी के बेटे बाजीराव पहुंचते हैं। और इसमें कुछ लोग विरोध भी करते हैं गुट के। वहाँ पर कुछ जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं वो लोग विरोध भी करते हैं कि नहीं ये योग्य नहीं है। लेकिन वो पहुँचता है और वो एक वक्तव्य बोलते हैं। वहाँ जा करके सतारा में दरबार में कहते हैं कि अब समय आ गया है पुराना जो वृक्ष है, पुराना खोखला वृक्ष है, इसकी तने पर वार करने की। और पुराना खोखला वृक्ष क्या था? मुगल सत्ता। इस पर वार करेंगे तो शाखाएं स्वयं ही टूट जाएंगी। और शाखाएं कौन कौन थी? बंगाल, अवध और गुजरात, अहमदाबाद, वो जो है अहमदाबाद, ठीक है, हैदराबाद, ये सब क्या थे? इनकी मुगल्स की शाखाएं थी। और वृक्ष, पुराना वृक्ष क्या था? दिल्ली, मुगल। तो ये वक्तव्य बोलते हैं कि अब समय आ गया है पुराने खोखले वृक्ष के तने पर वार करने का, जिससे कि शाखाएं अपने आप ही टूट जाएंगी, स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। तो इनकी सोच कितनी, दृष्टिकोण कितनी अच्छी थी। और इसी सोच की वजह से ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो इनका मकसद क्या रहता है? दिल्ली पर कब्जा करने का। और कहते हैं वो समय दूर नहीं है जब हमारा पताका मराठों का पताका कृष्णा नदी से लेकर के अटक तक फहराएगा। कहाँ से? कृष्णा नदी से लेकर के अटक तक। तो कृष्णा नदी से लेकर अटक तक एक समय ऐसा आता है कि मराठों का साम्राज्य फैल जाता है।
तो ये इनके वक्तव्य को सुन करके साहू जी महाराज कहते हैं दरबार में ही कि जो है तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। योग्य पिताजी भी थे बालाजी विश्वनाथ, तो योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पहला अब ये अभियान शुरू किया। अब ये जो है शिवाजी के छापामार युद्ध को बढ़ावा दिया। शिवाजी जो छापामार और गुरिल्ला युद्ध, तो प्रश्न आएगा शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध जो है मराठा साम्राज्य में प्रारंभ किया था और उसको बढ़ाया किसने था? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध को काफ़ी प्रयोग किया था अपने जो है शासनकाल में। तो ये पुणे में बैठे हुए हैं, यहाँ सतारा है लेकिन यहाँ पर क्या है? पूना है। पुणे में बैठे हुए हैं, पुणे से ये चलते हैं। सबसे पहले जो है अभी अभी नया राज्य बना था हैदराबाद, इसको नया मानचित्र बनाते हैं। अभी अभी एक राज्य बना था 1724 ईस्वी में, कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद बना था, किसने बनाया था? निजामुल मुल्क ने बनाया था ना, रंगीला के समय में ही पढ़ा चुका हूँ मैं। यहाँ पूना है। अब इनका विजय अभियान शुरू होता है। सबसे पहले पहुँचते हैं कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद में निज़ाम को हराते हैं। किसको हराते हैं? निज़ाम को। 1728 का समय है, निज़ाम को हराते हैं। एक युद्ध होता है पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पालखेड़ा का युद्ध। तो याद रखना, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में होता है? निज़ाम के बीच में और बाजीराव प्रथम के बीच में। तो पालखेड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है निज़ाम हार जाता है और यहाँ पर मुंशी शिवगांव की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मुंशी शिवगांव की संधि होती है। तो याद रखना, मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में होती है, ठीक, पालखेड़ा के युद्ध के बाद। इसके बाद में ये मालवा चलते हैं। कहाँ बढ़ते हैं आगे? मालवा। सीरियल से बढ़ते चलेंगे। यहाँ से बाजीराव चलते हैं पुणे से कहाँ? हैदराबाद। फिर हैदराबाद से आगे बढ़ते हैं 1728 ईस्वी में ही। 1728 ईस्वी में कहाँ जाते हैं? मालवा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मालवा को विजय करते हैं 1728। फिर इसके बाद में मालवा में ही इनका शिविर लगा हुआ था। इसी समय जो है प्रवेश छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड में छत्रसाल शासक था। बुंदेलखंड में कौन सा? छत्रसाल। और यहीं पास में ही इलाहाबाद का सूबा था। मुगलों का एक सूबा था क्या? इलाहाबाद। मुगलों का ही एक सूबा था इलाहाबाद। और इलाहाबाद का सूबेदार छत्रसाल को परेशान कर रहा था। छत्रसाल को, बुंदेलखंड के छत्रसाल को परेशान कर रहा था। उसे जो है अपने राज्य में मिलाना चाहता था। कौन? इलाहाबाद का सूबेदार। तो यहाँ पर मस्तानी को भेजा जाता है। किसको? मस्तानी को भेजा जाता है, जो कि छत्रसाल की मुस्लिम पत्नी या रखैल कह सकते हो, रखैल की बेटी थी मस्तानी। और वो एक जो है ऐसा मूवी में खैर दिखाया गया है, वो नर्तकी थी, लेकिन वो पहुंचती है कहाँ पर? आकर के प्रस्ताव लेकर के बाजीराव के पास में, उसके शिविर में। जब मालवा अभियान के दौरान रहते हैं तो मालवा अभियान में ही जो है इनके पास आती है और कहती है कि हमारे राज्य को बचा लो, यानी जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को आप इलाहाबाद के सूबेदार से बचा लो। तो अब ये उसकी बात को समझते हैं, सुनते हैं और फिर छत्रसाल के पास जाते हैं, बुंदेलखंड में जाते हैं और जो इलाहाबाद का सूबेदार था उसको मार भगाते हैं, उससे युद्ध करते हैं और छत्रसाल के बुंदेलखंड को पुनः वापस कर देते हैं। जो है किसको? छत्रसाल को। बुंदेलखंड इलाहाबाद के सूबेदार से जीत करके और किसे दे देते हैं? छत्रसाल को। तो ये 1728 की लगातार ये घटना थी। और इस समय जो है इसी दौरान जो है ये दरबार का आयोजन करता है छत्रसाल महाराज और उसमें नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है किसको? मस्तानी को। और यहीं पर कहानी शुरू होती है बाजीराव वर्सेस मस्तानी। बाजीराव को प्रेम हो जाता है मस्तानी से, फिल्म में दिखाया गया है, कटार से शादी हो जाती है, ठीक। लेकिन देखो बाजीराव, अब ये इनको ले डूबेगी मस्तानी। देखो हमेशा इतिहास से सीखो, बड़े बड़े जो है प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े बर्बाद हुए हैं। यहाँ चाहे जिसको भी उठा कर देख लो। इसीलिए जब चाणक्य अपने शिष्य को सिखा रहे थे, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे रहे थे और उनको जो है उनको भी महाराज की पुत्री से प्रेम हुआ था। कौन महाराज था? धनानंद। धनानंद की पुत्री से प्रेम हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था बेटे ये समय प्रेम का नहीं है, राष्ट्र प्रेम का समय है। ये समय क्या है? राष्ट्र प्रेम का समय है। तो इतिहास से हमको सीखना चाहिए, इतिहास से हमें शिक्षा लेना चाहिए। तो इसके बाद में 1728 में तो मालवा जीत लेते हैं और इसके बाद में यहाँ से जो है वापस आते हैं। यहाँ पर एक कोल्हापुर है। कोल्हापुर में कौन बैठा हुआ है इस समय? कोल्हापुर में जो है ताराबाई के वंशज बैठे हुए हैं। कोल्हापुर में ताराबाई के वंशज। भाई सतारा में तो साहू था और कोल्हापुर में
इसके वंशज थे। और इसके वंशज जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो एक नदी है वारणा नदी, वारणा नदी के किनारे, क्योंकि ये फड़फड़ा रहा था, कोल्हापुर का जो पेशवा था, वो छत्रपति था, वो फड़फड़ा रहा था, शाहू की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। तो वारणा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। उस युद्ध में कोल्हापुर के शासक जो है मराठा शासक ही था, क्योंकि पैरेलल में चल रहा था, सतारा और कोल्हापुर दोनों में समानांतर सत्ता स्थापित हुई थी ना। हाँ, यहाँ पर राजा राम के पूर्वज जो राजा राम के वंशज कर रहे थे। तो इसी दौरान संभाजी द्वितीय था, यहाँ पर कौन था इस समय? संभाजी सेकंड था। तो संभाजी सेकंड को वारणा के नदी के किनारे युद्ध में परास्त करते हैं और वारणा की संधि होती है 1731 ईस्वी में। कौन सी संधि होती है? वारणा की संधि। और वारणा की संधि होती है, फिर संभाजी द्वितीय से कहा जाता है कि तुम साहू जी महाराज की अधीनता स्वीकार कर लो। उसके बाद ये नहीं फड़फड़ाता है और साहू जी महाराज के दरबार में हमेशा जाता आता रहता है और मधुर संबंध हो जाते हैं। तो और इसके बाद में ये जो है यहाँ से 1737 ईस्वी में पलायन करता है दिल्ली के लिए। अब दिल्ली इसको जीतने का सपना था, ज़्यादा नहीं, 500 घोड़ों को लेकर के चलता है अपने सैन्य शिविर में। कितने घोड़े लेकर चलता है? 500 घोड़ों को लेकर चलता है। और दिल्ली में इस समय कौन शासक था? रंगीला। कौन बैठा था? रंगीला। और रंगीला को हराता है, दिल्ली में जो है लूट मार मचाता है और इसे अपने अधीन करता है। और वहाँ से क्या वसूलता है? चौथ। हमने चौथ पढ़ा दिया है, चौथ जो कि राज्य की आमदनी का 1/4 हिस्सा। तो चौथ यहाँ से लेता है रंगीला के शासनकाल में। और ये समय था 1737 का, 1737 का। तो 1737 में जो है बाजीराव प्रथम कहाँ आक्रमण करते हैं? दिल्ली पर 500 घोड़ सैनिकों के साथ में। और यहाँ से जो है क्या प्राप्त करते हैं? चौथ। और रंगीला जो है, रंगीला से एक संधि भी करते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर अगर कोई जो है कोई भी विपदा आएगी, कोई आक्रमणकारी आएगा, तो हम तुमको क्या करेंगे? बचाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी संधि कभी भी किसी राजा ने, सब अपने अपने जो है फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन 1737 के बाद फिर इधर गुजरात अभियान करते हैं, वहाँ से लौटते हैं कहाँ? गुजरात। तो 1738 ईस्वी में गुजरात जीतते हैं। क्या जीतते हैं? गुजरात जीतते हैं। और इसी दौरान 1739 ईस्वी में कौन आ जाता है? नादिर शाह। भारत पर कौन आक्रमण करता है? नादिर शाह, 1739 में। तो प्रश्न यहाँ पर आता है, भारत में जब नादिर शाह आक्रमण किया था तो उस समय कौन पेशवा था? बाजीराव प्रथम। कौन पेशवा था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। और रंगीला क्या था? मुगल शासक था। हाँ सही है, रंगीला था। रंगीला कहाँ था? मुगल शासक था। प्रश्न अभी तक रंगीला से पूछा गया है कि किस मुगल साम्राज्य के समय, किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण करता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा, उस समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। अब बाजीराव प्रथम रंगीला से कहा जाता है कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन 1739 में कहता है, कौन सा वादा तुम इतनी दूर बैठे, हम इतनी दूर बैठे हैं, हम थोड़े नहीं आएंगे बचाने। तो नहीं जाता है बचाने। और नादिर शाह खूब लूट मार करता है, उसको पहले ही पढ़ा दिए हैं, लूट मार करके चला जाता है। और यहाँ पर 1739 में ये व्यस्त रहते हैं कहाँ पर? जो है बसीन में। कहाँ व्यस्त रहते हैं? बसीन। पुर्तगालियों की जो है राजधानी थी बसीन। पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? बसीन। तो 1739 में पुर्तगालियों को मार भगाकर बसीन पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। तो इस तरीके से बाजीराव प्रथम के कुछ अभियान थे और इस अभियान के तहत इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। कहाँ कहाँ? पहले हैदराबाद से शुरू करते हैं, हैदराबाद के बाद में फिर मालवा को 1728 ईस्वी में ही, मालवा के बाद में फिर बुंदेलखंड अभियान करते हैं और बुंदेलखंड अभियान से इलाहाबाद के सूबेदार को मार भगाते हैं। ठीक, और यहीं से शुरुआत हो जाती है बाजीराव मस्तानी की कहानी। मस्तानी यही एंट्री मारती है। अब फिल्म देखना बाजीराव मस्तानी तो वो समझ में आएगी। और उसके बाद में 1737 पर दिल्ली में, और दिल्ली के बाद में फिर 1738 में गुजरात और 1739 में बसीन। और नादिर शाह इसी समय 1739 में भारत में एंट्री मारता है। किसके समय में? बाजीराव प्रथम के समय में। अब अपने शासन, इनका शासनकाल 1740 ईस्वी में ये भी ज्वर से पीड़ित होकर मर जाते हैं। इनको ही भयंकर बुखार आता है, शायद मस्तानी के ही प्रेम में ही बीमार हो जाते हैं। तो 1740 ईस्वी में मरने से पहले इन्होंने मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में विभाजित कर दिया था। 5 परिसंघों में विभाजित कर दिया था। अब 5 परिसंघ कौन कौन से बने थे मराठा साम्राज्य में? इसको फिर से एक मानचित्र से समझते हैं। आप यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, परिसंघ से प्रश्न अक्सर आते हैं। मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांटने वाला, अर्थात अब ये मान सकते हो 5 एक तरीके से मराठा साम्राज्य के क्या हो गए? सूबे हो गए। ठीक है।
अब कौन कौन से प्रसंग थे? पहला तो पूना है, क्या है? पूना है, ठीक है। पुणे में कौन थे? पेशवा। पुणे में कौन थे? पेशवा, पुणे के पेशवा। और इसी के बगल में यहाँ पर है नागपुर, यहाँ पर क्या है? नागपुर, ठीक है। नागपुर में कौन बैठते हैं? भोसले। नागपुर के जो मराठे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भोसले। नागपुर के मराठों को भोसले कहा जाता है। और इस यहीं पर मध्य प्रदेश में है इंदौर, यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश में इंदौर के कहलाते हैं होलकर, इंदौर के होते हैं होलकर। और इसके बाद ग्वालियर है, ग्वालियर के होते हैं सिंधिया, ग्वालियर के क्या होते हैं? सिंधिया। ये परिसंघ है ग्वालियर के सिंधिया। और यहाँ पर गुजरात में है बड़ौदा, गुजरात में क्या है? बड़ौदा। और बड़ौदा के होते हैं गायकवाड़, बड़ौदा के क्या होते हैं? गायकवाड़। तो ये याद रखना है आपको। पुणे के पेशवा, मतलब 5 परिसंघों में विभाजित किया किसको? मराठा साम्राज्य को। पुणे के कौन हो गए? पेशवा, पेशवा पुणे में ही बैठे हुए हैं। और नागपुर के कौन हो गए? भोसले। और इंदौर के कौन हो गए? होलकर। और ग्वालियर के सिंधिया। और बड़ौदा के गायकवाड़। तो ये 5 प्रसंगों में 1740 में किसने विभाजित किया? बालाजी ने। किसने विभाजित किया? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने इनके कार्यकाल में लास्ट समय में विभाजित हो जाता है, जो है 5 प्रसंग बन जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद में 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की कहानी खत्म हो जाती है। ये यहाँ से प्रश्न आते हैं मिलाने के लिए। ये 5 प्रसंग आप याद रखना। पुणे से पेशवा, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़। बड़ौदा गुजरात में, गुजरात के गायकवाड़। तो ये 5 प्रसंग बन जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में आता है इसका बेटा कौन? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ठीक। बालाजी बाजीराव के इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध। बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनका समय होता है 1740 से लेकर के 1761 तक। ये देखते हैं हम लोग इनका कार्यकाल। इनको कहा जाता है सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार अगर किसी मराठा पेशवा ने किया है तो किसने किया है? बालाजी बाजीराव ने। तो प्रश्न आता है, अब आप बाजीराव प्रथम को मत याद रखना, बाजीराव प्रथम ने तो किया ही था, लेकिन जितना किया था उसको दोबारा विजित किया किसने? बालाजी बाजीराव ने। जितना इनके पिताजी ने, इनकी बाजीराव प्रथम ने विजित किया था वो सब तो पुनः जीता। और उसके अलावा 1751 ईस्वी में ये कहाँ जाते हैं? बंगाल को विजित करते हैं। कहाँ विजित करते हैं? बंगाल को। तो 1751 में बंगाल को विजिट करते हैं। मैंने बताया था 1751 में जब उस समय अलीवर्दी खां वहाँ का क्या था? नवाब था। अलीवर्दी खां के समय 1751 ईस्वी में बंगाल को विजिट कौन करता है? बालाजी बाजीराव। और वहाँ से चौथ प्राप्त करते हैं। वो जीतते हैं जिस क्षेत्र से, वहाँ से चौथ लेते हैं ना, तो वहाँ से चौथ प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा 1754 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण होता है। किसका? बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि इनका भाई एक था रघुनाथ राव, जो कि बाद में पेशवा बनता है कुछ समय के लिए। रघुनाथ राव, ठीक। रघुनाथ राव 1754 ईस्वी में कहाँ जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में जो है अभी शासक था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह को हटा करके अब आलमगीर द्वितीय को शासन सत्ता पर बैठाता है। कौन? रघुनाथ राव, ठीक। इसके बाद में 1757 में दिल्ली पर पुनः फिर से जाता है रघुनाथ राव। और वहाँ जा कर के एक मीर बख्शी था नजीबुद्दौला। यहाँ पर अफगानिस्तान में शासन सत्ता है अहमद शाह अब्दाली का। किसका है? अहमद शाह अब्दाली का। और अहमद शाह अब्दाली जो है भारत में 1748 से आक्रमण करता है अहमद शाह के समय से। और भारत में दिल्ली पर जो है मीर बख्शी बनाकर जाता है नजीबुद्दौला को। किसको? नजीबुद्दौला को। अपने विश्वास पात्र व्यक्ति नजीबुद्दौला को दिल्ली के मीर बख्शी के पद पर किसको बिठा कर जाता है? नजीबुद्दौला को। लेकिन 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव दिल्ली पर जाते हैं, आक्रमण करते हैं और मीर बख्शी को हटा देते हैं, नजीबुद्दौला को वहाँ से हटा देते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली को पता चलता है कि अरे ये क्या कर रहा है मराठा, तो पहले तो यहाँ से नाराज़ हो जाता है। और रही सही कसर जो है रघुनाथ राव और इसी के साथ में जो है एक और सेनापति रहता है, दोनों जाते हैं पंजाब में आक्रमण कर देते हैं 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में पंजाब में आक्रमण कर देते हैं। और पंजाब पर इस समय इसका बेटा अहमद शाह अब्दाली का बेटा शासन कर रहा होता है, जिसका नाम था तैमूर शाह। क्या नाम था? तैमूर शाह। तैमूर लंग एक आक्रमणकारी था, तो उसके नाम से याद रख सकते हो, तैमूर शाह। तो तैमूर शाह पंजाब का शासन
सत्ता संभालता है और रघुनाथ राव राघोबा जो कि 1758 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब और लाहौर, दीपालपुर ये सब क्षेत्र क्या कर लेता है, जीत लेता है। तो अब देखो यहाँ कटक है, यहाँ क्या है, कटक है, कृष्णा नदी पर क्या है, कटक है, और यहाँ अटक है, यहाँ क्या है, अटक है। और ये सपना किसने देखा था, बाजीराव प्रथम ने देखा था कि वो समय दूर नहीं है जब हमारे झंडे कहाँ फहराए जाएंगे, कटक से अटक तक। तो अब सीमा कहाँ तक पहुँच गई थी, इस तरीके से मराठा इतना विस्तृत हो गया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा मराठा विस्तृत हो गया था साम्राज्य। किसके शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल। तो सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, बालाजी बाजीराव। लेकिन वही कहते हैं कि एकदम से उभरना कहीं ना कहीं पतन का भी कारण होता है। इतिहास गवाह है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को विस्तारित किया तो उसका जो है पीक पॉइंट क्या था, अशोक ने उसको काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अशोक के मरने के बाद ही सत्ता भरभरा करके गिर गई, ख़त्म हो गई। इसी प्रकार से मुग़ल में देखते हो, मुग़ल्स के शासनकाल में जो है बाबर ने स्थापित किया और चरम अवस्था पर पहुंचाया औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था ना, बहुत दूर तक विस्तार हो गया था, लेकिन औरंगजेब के मरते ही सत्ता खत्म। तो इतिहास से हमको सीखना चाहिए कि अगर हमारी पीक अवस्था आती है, हम अगर अपने ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तो बस अगर वहाँ पर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो तुरंत भरभरा कर गिरने में देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अब मराठे अहंकार में आ गए थे और इनको अब अहंकार का जो है, इनको जो है सज़ा भुगतनी थी। अब अब्दाली यहाँ पर अफगान शासक अब्दाली जो कि बैठा हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अब इसके जो है छत्ते में उंगली कर देता है। कौन, जो है बाजीराव, बालाजी बाजीराव, किसके, रघुनाथ राव की सहायता से। अब जो है यहीं पर 14 जनवरी 1761 ईस्वी में भारत में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। भारत में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब यहाँ पानीपत तक तो ये फैल ही गए थे, इनका विस्तार हो ही गया था। तो पानीपत में 14 जनवरी 1761 में सेनाएं भिड़ती हैं, कौन कौन की, अहमद शाह अब्दाली की और मराठों की। अब बालाजी बाजीराव स्वयं तो युद्ध में नहीं गए, इनका एक अल्पवयस्क बेटा था जिसका नाम था आपका अल्पवयस्क, छोटा बच्चा था, विश्वास राव। क्या नाम था उसका, विश्वास राव। तो विश्वास राव युद्ध में जाता है, इनका एक पुत्र था और इन्हीं का चचेरा भाई, विश्वास राव का चचेरा भाई जो कि सेनापति रहता है। ये तो बहुत अल्पवयस्क थे, लेकिन इनका चचेरा भाई था जो सदाशिवराव भाऊ था, सदाशिवराव भाऊ। ये कमान संभालते हैं, किस युद्ध में, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के 2 लड़ाई इसके पहले हो चुके थे, ये तीसरा लड़ाई था, मराठों के साथ होता है और इसमें जो है बुरी तरीके से मराठों की हार होती है। विश्वास राव मारा जाता है, सदाशिवराव भाऊ मारे जाते हैं, इसके अलावा जितने भी इनके जो है सेनापति थे सब मारे जाते हैं। और इस समय जो तोपची था, इनका तोप खाना लेकर जा रहा था, तोप खाना लेने वाला था एक गार्दी, क्या नाम था, गार्दी था। तो गार्दी जो है तोप खाने का संचालन कर रहा था। तो इस तरीके से इस युद्ध में ये सब मारे गए। अब बालाजी बाजीराव को सूचना दी जाती है पुणे में आकर के, लेकिन पुणे में इनको डायरेक्ट नहीं सुनाया जाता है क्योंकि अभी जो है अभी इनकी अवस्था वृद्धावस्था थी। तो इन्हें सुनाया जाता है एक कहानी के माध्यम से। एक व्यापारी आता है, कहता है कि 2 मोती विलीन हो गए और 27 सोने के तमगे लुप्त हो गए, 27 सोने के तमगे लुप्त हो गए और सोने और चांदी की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। 2 मोती कौन थे, विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। और 27 जो है सोने के जो तमगे थे, 27 सोने के जो मुहरे थे, वो कौन हो गए, तमाम प्रकार के मंत्री लोग, तमाम प्रकार के सेनापति लोग। तो और जो सोने चांदी की तुलना की है वो मराठा सैनिकों की। तो इस तरीके से लगभग हज़ारों सैनिक मारे गए और बहुत सारे सेनापति शहीद हुए इस युद्ध में। इतिहासकार कहते हैं कि मराठा घर में, मराठा परिवार में ऐसा कोई एक परिवार नहीं रहा होगा जिसने अपना सगा संबंधी ना खोया हो। कई परिवार ऐसे थे जो पूरी तरीके से साफ हो गए, इस युद्ध में जो पूरी तरीके से साफ हो गए। अब इस युद्ध ने ये निश्चित कर दिया था कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा। अर्थात भारत में अभी 3 शक्ति थी, मुग़ल थे और दूसरे अंग्रेज उभर रहे थे, तीसरा मराठा तेज़ी से फैल रहा था।
तो अभी तीनों में ये निर्णय हो गया था कि अब सत्ता पर कौन नहीं बैठेगा, मतलब भारत की सत्ता पर अब कौन नहीं बैठेगा, ये पानीपत के तीसरे युद्ध ने निश्चित कर दिया था। तो मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद से निश्चित हो गया था कि मराठों का पतन निश्चित होना है। जब पूरी तरीके से मराठे बर्बाद हो जाएंगे तो फिर उनको उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन अंग्रेज़ तेज़ी से उभर रहे थे, मुग़ल सत्ता पतन में जा रही थी, मुग़ल सत्ता पतन में जा रही थी। तो इस तरीके से जो है मराठों का पतन हो जाता है। और इस पतन के इस युद्ध में हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इनकी जो है अहंकारिता, मराठों की अहंकार। ये अहंकार में क्या थे कि अपने ही, ये सिसोदिया वंश के थे, राजपूत थे, लेकिन राजपूतों को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने, राजस्थान के राजपूतों को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें भी विवश किया था चौथ देने के लिए, उनको भी लूटा था। तो कोई भी युद्ध में इनका साथ देने नहीं आया था, भारत के क्षेत्र में कोई भी युद्ध में इनका साथ देने नहीं आया था, क्योंकि ये सब अहंकारी हो गए थे। इसलिए अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। तो इसी के बाद जो है, इस युद्ध के बाद ही, हालांकि इसके बाद जो है माधवराव आता है, और माधवराव अभी बच्चा ही था, और इसका चाचा रघुनाथ राव जो है वो उसके संरक्षण में जो है काम करता है, लेकिन वो बहुत गंदा आदमी था रघुनाथ राव। तो भारत में जो है अगर ये ज़्यादा कम समय में नहीं मरा होता माधवराव, तो हो सकता है मराठा शक्ति को फिर से जो है आगे बढ़ाता, लेकिन बहुत कम समय में, अच्छे लोग ज़्यादा नहीं जीवित रहते हैं, बहुत कम समय में ही ये जो है मर जाता है, और मराठा शक्ति उसके बाद से ही पतन अवस्था में चली जाती है। तो इसमें जो पानीपत का युद्ध था, इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो दिल्ली से नजीबुद्दौला को हटाना, अहमद शाह अब्दाली के जो है मीर बख्शी को, और दूसरी बात पंजाब पे इसके पुत्र को ही जो है भगा देना यहाँ से, पंजाब से, तैमूर शाह को। तो ये दो कारण ऐसे थे, प्रमुख कारण, जिसके वजह से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और इसके पहले प्लासी का युद्ध हो चुका था 1757 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये सब आपको जो मेन इतिहास के युद्ध हैं, इनका समय आपको याद रखना है, ठीक। तो इसके बाद पेशवाओं का जो है 3-4 ये रह जाते हैं, इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम लोग माधवराव और बाजीराव के समय का हम लोग देखेंगे, जहाँ पर मराठों के साथ अंग्रेज़ों से क्या होते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं 3। तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने ये सारा देख लिया, ठीक।